फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बच्चे यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, आज हम करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है जी। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल करेंगे, इसमें हम उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, सेल के पार्ट्स को। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ और आप भी इसमें एक फ्लो चार्ट बनाइएगा, जिसकी वजह से आपकी जो स्टडी है वो इजी हो जाएगी। जैसे प्लांट सेल है, जो उसके दो पार्ट होते हैं। जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, डेट इज सेल वॉल। जो उसके अंदर फ्लूइड है, डेट इज प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, और प्रोटोप्लास्ट आगे दो में डिवाइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप पहले ये फ्लो चार्ट देख लीजिए, फिर इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और प्रोटोप्लाज्म मीन्स ये सेल है ना, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, और इसमें जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में आगे दो है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म आगे हाइलोप्लाज्म, और किसमें डिवाइड है, ऑर्गेनेलिज में। जो ऑर्गेनेलिज हैं ये आगे बच्चे दो तरह की होती हैं, इधर कर लेंगे इनकी डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, मेम्ब्रेनस वो ऑर्गेनेलिज जिनके ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज। और ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज। ठीक है जी। ये जो नॉन मेम्ब्रेनस है, ये फर्दर दो, इसमें दो आती हैं ऑर्गेनेलिज जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, दैट इज राइबोसोम्स एंड सेंट्रियो। ठीक है, जो मेम्ब्रेन वाली हैं बच्चे, उसमें बहुत सारी हम स्टडी करेंगे। उसमें हम स्टडी करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स इधर लिख रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। ठीक है बच्चों, और जो मेरी ये फर्स्ट थ्री हैं, कौन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी और लाइजोसोम, ये सिंगल मेम्ब्रेन वाली है। ठीक है, और ये दोनों, इनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है। जल्दी से ये स्ट्रक्चर का फ्लो चार्ट ड्रॉ करिए, फिर हम वन बाय वन शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो पहले हम सेल वॉल से शुरू करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल का जब फ्लो चार्ट बन जाएगा तो मुझे बोल देना। हरी अप, क्विकली नोट डाउन। इधर वाला तो हो गया होगा ना आपका। देन हम डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो पार्ट है जो न्यूक्लियस को सराउंड करता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है, सारा अंदर वाला फ्लूइड का वो पार्ट है जो सिर्फ किसे सराउंड करता है, न्यूक्लियस को। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म that
surrounds the nucleus. It occupies the space between the plasma membrane and the nuclear membrane and constitutes the bulk of the cell. बच्चे ये वो पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का जो न्यूक्लियस को सराउंड करेगा, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये वाला पार्ट ऑक्यूपाई करेगी और सेल का सबसे ज़्यादा बल्क पार्ट को फॉर्म करती है, जिसकी वजह से इट कॉन्स्टिट्यूट्स द बल्क ऑफ द सेल। इसमें 90% वाटर है, इट कंटेन्स 90% वाटर, 7% प्रोटीन्स, 2% कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, और रह गया 1% इसमें क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद इसके फंक्शंस करेंगे साइटोप्लाज्म के। रब कर दो फर्स्ट पॉइंट। हाँ जी बच्चे, आया साइटोप्लाज्म समझ? इसके फंक्शंस की बात करें अगर साइटोप्लाज्म के, ये क्या करता है बच्चे, डाइजेशन में, और हम बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है। जैसे समझाती हूँ मैं, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड नहीं होता, ब्लड क्या करता है, सारे चीज़ को डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचाता है ना, एसिमिलेट करता है। तो उसी तरह ये फ्लूइड है जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं सेल में, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लाइसोसोम्स, ये उनमें उनका फ्लूइड, एक तरह बीच में फ्लूइड है, तो हर एक चीज़ को लेके जाता है उनके पास। ठीक है, तो उनमें हेल्प करते हैं मटेरियल के एक्सचेंज की। जैसे ब्लड पहुंचाता है ना ऑर्गन्स को खाना, वैसे ही ये ऐसे काम करते हैं। सेकंड, ये अंदर सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो इट पार्टिसिपेट्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा न्यूट्रिएंट्स को, मेटाबोलाइट्स को एंड एंजाइम्स। और एक तरह जैसे ब्लड है, ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, वो लंग्स तक आ रहा है, जा रहा है, ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज सर्कुलेशन। उसी तरह यहाँ ये एक साइट है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे हमारी बॉडी में वाटर है, वाटर हेल्प करता है रिएक्शंस में। ठीक है, जब हम फंक्शंस ऑफ वाटर करते हैं तो करते हैं, इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल एज वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन बॉडी थ्रू वाटर। उसी तरह ये भी एक फ्लूइड है, तो केमिकल रिएक्शन की एक ये जगह बन जाती है, एक्ट एज ए साइट ऑफ
chemical reactions like glycolysis, synthesis of fatty acid। बता सकते हैं ग्लाइकोलिसिस किसका पार्ट है? कैन एनीबडी आंसर? ग्लाइकोलिसिस किस में इन्वॉल्व होगा? हाँ जी बताइए। स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग मी? हाँ जी आंसर करो, यस और नो। पता है किसी को? नहीं पता? बच्चे ये रेस्पिरेशन का स्टेप है, ये रेस्पिरेशन का स्टेप है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं उसमें ये स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, हम पढ़ेंगे, यू डोंट वरी। देन ये था ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म। देन हम करेंगे सेल मेम्ब्रेन। रब कर दूं? हाँ जी रब कर दूं बच्चे? देखिए नेक्स्ट देखिए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, ये बाउंड्री है हर एक सेल में होती है, एनिमल में भी प्लांट सेल में भी। ठीक है, तो इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स। ठीक है जी। और ये क्या बच्चे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट एक्ट एज ए selectively permeable membrane। मतलब ये परमेबल मेम्ब्रेन है, वो भी सिलेक्टिवली। क्यों? ये सिर्फ वही चीज़ों को अलाउ करेगी सेल के अंदर जाने के लिए जो सेल के लिए यूजफुल होंगी। क्लियर है? अगर इसके फंक्शंस की बात करें हम, if we talk about the functions of plasma membrane, तो क्या है फंक्शन से पहले थोड़ा सा एक और कर लेते हैं कि ये बनी किसकी है, क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है बच्चे, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी है, पर जो मैंने पीछे करवाया था साइटोप्लाज्म वो इनऑर्गेनिक का बना था। इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मीन्स वो जिनमें कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है? ये फ्लेक्सिबल है, वो जो सेल वॉल थी वो क्या थी हमारी रिजिड। इसमें से हमारे डिफरेंस भी होते जा रहे हैं। मतलब इसे हम फोल्ड कर सकते हैं, कैन बी फोल्डेड, है ना। फ्लेक्सिबल का मतलब यही होता है जिस चीज़ को तोड़ मरोड़ सकते हैं, ब्रोकन कर सकते हैं, बाद में जोड़ भी सकते हैं, रीयूनाइट कर सकते हैं। बीइंग सिलेक्टिवली परमेबल होने की वजह से ये सिर्फ अलाउ करती है, इट अलाउज ओनली दी एंट्री, अंदर आना बाहर जाना कुछ मटेरियल्स का इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है जी, ये इट्स ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। देन वी विल डिस्कस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस। ठीक है, ये इधर वाला मैं रब कर देती हूँ, आपने लिख ही लिया होगा। होप आपको अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा क्योंकि हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कर रहे हैं बच्चे। अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूँ, इफ़ आई कैन टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बच्चे जो जैसे घर है, घर की दीवारें हैं, उसके अंदर हमारे जैसे रूम है, रूम की जो दीवारें हैं उसके अंदर हमारा सारा सामान पड़ा है ना रूम के अंदर।
तो जो रूम की बाउंड्री है वो सामान को संभाल रही है ना, उसी तरह ये सारे कंटेंट को होल्ड करती है। इट होल्ड्स द सेल कंटेंट, क्योंकि ये एक तरह की बाउंड्री हुई है ना, तो इट होल्ड्स द सेल कंटेंट। सेकेंड इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है, ये प्रोटेक्ट करती है ये एनिमल सेल को, प्लांट सेल को फ्रॉम इंजरी। ठीक है जी। थर्ड, इंडिविजुअलिटी। ये क्या है, सेल की फॉर्म को मेंटेन कर रही है ना, जैसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है। एनिमल में तो बाहर यही है, क्योंकि एनिमल में तो सेल वॉल नहीं है, तो उसकी जो फॉर्म है सेल की ये मेंटेन करती है। इंडिविजुअलिटी है, मतलब ये मेंटेन करती है उसकी फॉर्म एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल। पहले समझो ये वाले पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, बुक में इतने नहीं है, तो आप अच्छी तरह समझ लेना। नेक्स्ट, ऑर्गेनेलिस। जो ऑर्गेनेलिस हैं, कौन सी, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, है ना, ये उनको डेफिनेट क्या करती है, उन्हें प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर देती है ये। ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो उनकी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को लिमिट कर देती है कि कौन कौन सी ऑर्गेनेली होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेल रिकॉग्नाइजेशन। सेल रिकॉग्नाइजेशन हम क्या कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स क्या करती है बच्चे, डिफ्रेंशिएट कर पाती है सिमिलर सेल्स को। मेरे पास दो सेल्स हैं, उनका नेचर सिमिलर है, तो ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन रिकॉग्नाइज कर लेगी। सेल मेम्ब्रेन की वजह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा सेल है। ऑब्वियसली जो एनिमल सेल है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी, जो प्लांट सेल है उसके ऊपर दो होगी, ये वाला एक है, मतलब इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन, दैट इज एनिमल सेल। सिक्स्थ पॉइंट, माइक्रोविलाई। बच्चे कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के ऊपर ना माइक्रोविलाई होती है, जो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है। ठीक है। मीन्स क्या है माइक्रोविलाई, ये क्या करती है बच्चे, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से ईजिली खाना आ रहा है, मिल रहा है, वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि मोर दी सरफेस एरिया मोर इज दी एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी। ये था ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन। एनी प्रॉब्लम इन सेल मेम्ब्रेन? लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे जो हम डिस्कस करते हैं बच्चे, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो चीज़ों का आना जाना है एक जगह से दूसरी जगह, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसा होता है। तो इसमें हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दो आगे बच्चे, पैसिव, एक्टिव। सब्सटेंस जो पास करता है मेम्ब्रेन के क्रॉस किसी भी चीज़ को, वो सब्सटेंस ऐसे कह लेंगे, सब्सटेंस जो मेम्ब्रेन के क्रॉस पास हो रहा है और एनर्जी बिल्कुल यूटिलाइज नहीं हो रही, दैट इज पैसिव। एक्टिव वाला जल्दी जल्दी हो रहा है, एनर्जी ले रहा है, क्योंकि उसमें एक्टिव बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सॉरी। जो एक्टिव होता है, जैसे हम अपनी ही बात कर लें, अगर हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, एक्टिव है, एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं। जो एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते, बस हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, तो वो क्या है, पैसिव। तो हम लिखेंगे सब्सटेंसेस पास across the membrane
विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, वो क्या हमारी पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जिसमें एनर्जी का खर्च होगा, कुछ हम एनर्जी लगाएंगे और काम फटाफट करेंगे, मीन्स हम एक्टिव हैं, तो वो सब्सटेंस पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। हाँ जी, एक्टिव पैसिव में कोई डाउट? हाँ जी बच्चे, एनी डाउट इन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट? रब कर दें। बच्चे अगर हम हमने ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया, उसमें पैसिव वाला है जो ना, उसकी अब टाइप्स करेंगे, टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम इसकी बात करें, इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वैसे भी आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में ही है आपके, ठीक है जी। डिफ्यूजन क्या होता है? किसी सब्सटेंस का मूव होना, आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। जहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है ना, वो उस तरफ से चलेगा, कहाँ जाएगा? जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहीं से वो मूव करेगा, कहाँ चला जाएगा? जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड हो सकता है, सब्सटेंस लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा? ताकि वो यूनिफॉर्मली सारा स्प्रेड हो जाए, सो एज टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन द गिवन स्पेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है जी, कोई भी सब्सटेंस जहाँ से उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो वहाँ से चलेगा, कहाँ पहुँच जाएगा? जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं बच्चे। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, उसमें हम डिफ्यूजन की आगे टाइप्स भी डिस्कस करेंगे जो हैं इसकी। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।